सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इंडियन सोसाइटी नाम की 12th क्लास की इस बुक से चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। हमने सोशल इनइक्वालिटी के बारे में कल के लेक्चर में बहुत खूबसूरती से पढ़ लिया। आज हम सोशल एक्सक्लूजन और उसके आगे बढ़ करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, कास्ट एंड ट्राइब सिस्टम्स जस्टिफाइंग एंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। ये कास्ट एंड ट्राइब ये वो सिस्टम्स हैं जो तो जस्टिफाई भी करते हैं और फिर परपेचुअल बनाते हैं इनइक्वालिटी को। वी विल अंडरस्टैंड हाउ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द सिस्टम ऑफ कास्ट। उसके तहत इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफ्रीका वी विल स्टडी द सिमिलर फिनोमेना इन अफ्रीका, दैट इज़ रेस in context of apartheid. Then we will study untouchability, then state and non-state initiatives addressing caste and tribe discrimination, then the other backward classes. So caste, untouchability, initiatives, OBCs. We'll study many things. Start. Social exclusion. मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये कौन से ways हैं? It refers to the ways in which individuals may become cut off from full involvement in the wider society. Social exclusion is not accidental but systematic. It is the result of structural feature of society. Social exclusion is involuntary. ये लाइनों का महत्व समझते हैं। पहली लाइन, individuals may become cut off from full involvement in the wider society. How will you involve yourself fully इन द वाइडर सोसाइटी? हम अभी हमारे ही स्टूडेंट से बात कर रहे थे और उनसे ये पूछ रहे थे कि भाई आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ पर चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। यानी कि सोसाइटी में वो अपनी एग्जिस्टेंस को तलाश पा रही हैं, वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई कर पा रही हैं, लोग उन्हें एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। कारण क्या रहा होगा? मतलब शी इज़ लिविंग फुल एंड एक्टिव लाइफ। एक लेवल पे माने, अभी तो बहुत एफर्ट्स करने हैं, बट एक लेवल पे हम माने। कारण क्या रहा होगा? बिकॉज उन्हें एजुकेशन से कट ऑफ नहीं किया गया, उन्हें स्किल डेवलपमेंट से कट ऑफ नहीं किया गया, उन्हें इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे जुडिशल सिस्टम जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आता है, उस चीज़ से डिप्राइव नहीं किया गया। व्हेन शी इज़ हैविंग कॉन्ट्रैक्ट विद एनी कंपनी ऑफ लेआउट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, उन्हें पता है कि उनकी पेमेंट्स होंगी, नहीं ब्रेच किया जाएगा तो शी विल फाइल द पिटीशन। सो दैट इज़ अवेलेबल टू हर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अवेलेबल टू हर। सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स आर अवेलेबल टू हर। हाउसिंग इज़ अवेलेबल, एजुकेशन इज़ अवेलेबल, health and sanitation is available. On the basis of such things, she is capable to contribute into the wider society, and that is the basis of her development. Simple aspect. अगर आप अपनी एक फुल और एक्टिव लाइफ जीना चाहते हो, लाइफ फुल ऑफ पार्टिसिपेशन, लाइफ विच इज़ completely active, that you can do many things, you can contribute in a wider society in many dimensions. For that आप कहीं पर भी रिस्ट्रिक्टेड ना हो। आप इसलिए किसी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बैंकिंग नेटवर्क पे एक्सेस नहीं है, ये आपके विकास में अवरुद्ध पैदा करेगा और ये आपकी फुलर पार्टिसिपेशन जो हो सकती है सोसाइटी में, उससे आपको पीछे रखेगा। इस वजह से आप एक लेवल पे सोसाइटी से एक्सक्लूडेड हो जाएंगे और ये ठीक नहीं, क्योंकि फिर कोई और जो है उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो आपसे आगे चला जाएगा। यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो प्लेटफॉर्म्स मेजॉरिटी को अवेलेबल हों, वो कुछ वर्गों को अवेलेबल ना हों, ये एक्सक्लूजन हो जाता है। तो आपको अगर एक्सेस दे दिया जाए उस बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको भी लोन्स मिल सकें, आपके भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकें, आपकी भी इंश्योरेंसेस हो सकें, आपकी कंसाइनमेंट्स अगर इंश्योर्ड ही नहीं हो रही तो कोई भी ट्रेडर आपको अपनी कंसाइनमेंट बुक करने का मौका ही नहीं दे रहा, क्योंकि दे आर नॉट इंश्योर्ड। उसे सिक्योरिटी ही नहीं है कि वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ना पहुंची तो नुकसान कौन भरेगा। तो आप अपने फुलर पार्टिसिपेशन से चूक गए। आप अपनी आप वो काम करना चाहते हैं लेकिन आप घर जा कर के बता रहे हैं कि नहीं,
मैं नहीं कर सकती या कर सकता। किसी ने पूछा क्यों? कि आप कह रहे हैं कि मुझे सोसाइटी इसका मौका ही नहीं दे रही है, मुझे करने नहीं दे रहे ये लोग। सो दैट इज़ द थिंग कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, इट इज़ बियॉन्ड दैट। एक पर्सन अपनी फुल और एक्टिव लाइफ जिए, इसके लिए रोटी कपड़े मकान से आगे की चीज़ें होती हैं। उसे अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, और उस मौजूदा समय में रोज़गार, उद्योग, धंधे और अपने स्वयं विकास हेतु जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो वित्तीय सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की सेवाएं हैं, वो उन सभी पे उसका एक एक्सेस होना चाहिए। तभी वो अपना संपूर्ण विकास कर सकता है और समाज के भीतर हो रहे कई कामों में वो अपनी सहभागिता दिखा सकता है। इसी से वो अपना निर्माण करेगा, समाज का भी निर्माण करेगा। यदि हम उसे ये नहीं करने दे रहे हैं और ये अवसर हमने दूसरों को प्रदान किए हुए हैं, तो फिर वो अपने आप को इस प्रक्रिया से एक्सक्लूडेड पाएगा। उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी एक्सक्लूडेड रहेंगी और ये एक सेक्शन हो जाएगा, एक्सक्लूडेड सेक्शन। अगर इस तरह से एक्सक्लूजन चलता रहा तो देश के रिसोर्सेज पर, उससे डेवलप होने वाली वैल्यू वर्थ पर कुछ ही सेगमेंट्स का कंट्रोल होगा। इससे वेल्थ कंसंट्रेट होगी, इससे कुछ घराने, परिवार या समाज की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रेंथेंड होगी और बाकी सभी के सभी डिसएडवांटेज में जीने लगेंगे। इससे फिर समाज में एक हायरार्की स्थापित होगी और उसकी वजह से एक एक्सप्लॉइट करेगा, दूसरा एक्सप्लॉइट होगा। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा यह कर्म बनता है, यह धर्म भी बनता है, राष्ट्र के रूप में हमारा ये दायित्व भी बनता है, हम सभी को एक बुनियादी शिक्षा प्रदान करें। हम सभी को, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना चलाने का काम किया था और उसके तहत एक बहुत बड़ा तबका देश का जो फाइनेंशियल नेटवर्क से बाहर था, उसे फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर लाया गया और ज़ीरो बैलेंस खाता खुलवाया गया। और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर थे वो उसका हिस्सा बने। जैसे ही वो उसका हिस्सा बनने शुरू हो गए, आने वाले समय में पेटीएम और बाकी माध्यमों से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने लगी, तो आज की डेट में वो गोलगप्पे वाला भी, आप जब गोलगप्पे खा लेते हैं तो आपको कहता है कि ये पेटीएम है, इसको स्कैन करके 100 रुपया बन रहा है या 50 रुपया या 20 रुपया ट्रांसफ़र कर दो। ई रिक्शे वाला पेटीएम का टैग लगा के घूमता है, या भारत QR कोड की सेवाएं आपको वो दे रहा है। रेडी पर फूल बेचने वाला, फल बेचने वाला और यहाँ तक नहीं, टपरी में चाय बेचने वाला भी आपको ये सेवाएं दे रहा है। बड़ा कारण ये था कि वो बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए। बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया तो इस तरह की बैंकिंग सेवाएं वो आज आपको दे पा रहे हैं और इन्हीं बैंकिंग सेवाओं की वजह से वो उन सब ग्राहकों को जोड़ पाए जिन ग्राहकों को शायद वो ना जोड़ पाते, क्योंकि वो ग्राहक पेमेंट इसी मोड के वाया करते हैं या फिर उस समय उस देश का मोड ऑफ पेमेंट ही यही प्रमोट किया जा रहा है। तो इस मोड ऑफ पेमेंट को प्रमोट किए जाने के समय में यदि एक बहुत बड़े वर्ग को ऑन बोर्ड ना ही लाया जाता और ये रैंडमली प्रोसेस कर दिया जाता डिजिटल पेमेंट सिस्टम का, तो फिर वो वर्ग वैसे ही एक्सक्लूड हो जाना था इस नई धारा से। और फिर उसने ये कहना था कि भाई बिना हमें ट्रांसफॉर्म किए ये एक एक्सेप्टेबल मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट प्रमोट किया गया देश के द्वारा, जिसकी वजह से जो उद्योग धंधे तो इसमें सफल हुए, वो आगे बढ़ गए, हम नहीं हो पाए तो हम पिछड़ गए। तो ये ठीक नहीं। इस तरह से कई तरह आप अप्लाई करके देख लें, वाइडर पार्टिसिपेशन फैसिलिटेट कराने के ये सब तरीके होते हैं। ओके, आप वो सारे ऐप, वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाएँ, उन एप्लीकेशन से लाभ उठा पाएँ, इसके लिए एक स्तर की शिक्षा भी अनिवार्य है। आप सरकार के द्वारा हेल्थ एंड हाइजीन के लाए जाने वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाएँ, उनके साथ कंप्लायंस कर पाएँ, उसके लिए भी एक बुनियादी शिक्षा अनिवार्य है। तो जब आपको उस स्तर की शिक्षा दी जाती है, आप नियम कानूनों की पालना करते हैं और उन्हीं नियम कानूनों की पालना करने के बाद आपको अवसर दे दिया जाता है कार्य करने का। और जब आप वो कार्य करते हैं तो फिर आप अपने लिए नए नए अवसर पैदा करते हैं, आप विकास करने लग जाते हैं। वो जो मार्केट में उस दिन 1000 रुपया फ़्लो हो जाना था बिना आपको मिले, वही फ़्लो हो करके आपको मिला और वो बहती हुई मॉनिटरी इकॉनमी में से आपने भी हाथ डाल करके 500-700 अपने लिए निकाला और घर लेकर के आए। यानी कि उस बहती धारा में आपका भी एक स्टेक बना, आपका भी एक हिस्सा बना, क्योंकि पहले आपको उस योग्य बनाया गया। जैसे जल से मछली पकड़ने के लिए
आपको वो तकनीक, आपके हाथ में जो मछली पकड़ने वाला वो कांटा और आपको तरीका सब पता होना ज़रूरी है। इसी तरह से एक इकोनॉमी, एक देश के संसाधन, एक प्रक्रिया से लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करना पड़ता है। जब वो तैयार हो जाता है, संपूर्ण लाभ उठा पाता है, और जब वो तैयार नहीं रह पाता, वो लाभ नहीं उठा पाता। आई बात समझ में? लेकिन समाज में लंबे समय तक एक एक्सक्लूजन की पालना करवाई गई, एक एक्सक्लूजन रहा। ये एक्सक्लूजन एक्सीडेंटल नहीं था, ये एक्सक्लूजन सिस्टमैटिक था। समाज में एक व्यवस्था बना करके इस एक्सक्लूजन को चलाया गया, उन लोगों को वंचित रखा गया, उनको डिप्राइव किया गया बहुत सारी चीज़ों से। उसी व्यवस्था के तहत कैसे कार्य हुआ हमें अभी समझना। एक चीज़ और प्रमोट की जाती है, वो ये कहा जाता है कि ये लोग खुद ही शामिल नहीं होना चाहते मुख्य धारा में, ये लोग खुद ही शिक्षा नहीं लेना चाहते, ये लोग खुद ही विकास नहीं करना चाहते, ये स्किल्स नहीं लेना चाहते, ये डेवलप ही नहीं होना चाहते। ऐसी बातें जब कही जाती हैं, आपको इन्हें भी आइडेंटिफाई करके नकारना है। कैसे? क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस इनवॉलेंट्रीली ही एग्जीक्यूट किया जाता है, ये वॉलेंटरली नहीं होता। यानी कि जो ग्रुप्स एक्सक्लूड किए गए हैं वो अपनी इच्छा से एक्सक्लूड नहीं हुए हैं। अगर आप उन्हें इंक्लूड करने की कोशिश करें और उनको नज़र आ रहा है कि इस प्रक्रिया से उनका लाभ है, वो फिर भी इंक्लूड ना होना चाहें, ये वॉलेंटरली है, ये स्वेच्छा से है। लेकिन आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध जा कर के उन्हें बाहर किया हुआ है, तो ये इनवॉलेंटरली है, वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं हुए। जैसे आप देखेंगे सरकारी पार्कों में, फ्लाईओवरों के नीचे बड़े बड़े पानी के पाइप जो खाली पड़े रहते हैं सड़क के किनारे, उसमें रेलवे फाटक के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, कूड़े के ढेर के आसपास बहुत से लोग जीने को मजबूर हैं। रात को बेंचेस पे सोते हैं पार्कों में, जो पेवमेंट्स हैं उन पर सोते हैं, जो फ्लाईओवर के नीचे की जगहें हैं वो उनमें सोते हैं। इन सारी जगहों पर वो सोते हैं, उन्होंने इन जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन अब जब आप एक ऐसे व्यक्ति से प्रश्न करेंगे जिसकी अपनी कोठी है, अपना घर है, कि भाई आप इन बेंचेस पे क्यों नहीं पाए जाते, आप उस फ्लाईओवर के नीचे क्यों नहीं, आप उन पेवमेंट्स में क्यों नहीं, आप रेलवे फाटक के या उस कूड़े के ढेर के किनारे क्यों नहीं, तो वो यहाँ पर ये कहेगा कि मैं यहाँ होना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं। वो यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको अवसर नहीं दिया यहाँ होने का, वो यहाँ होना ही नहीं चाहता इसलिए वो यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से नहीं हैं, वो किन्हीं कारणों से यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। आई बात समझ में? और ये यहीं से टेस्ट हो जाता है कि आप घरों में रात को सोने वाले, कोठियों में बसने वाले लोगों से पूछें कि आज की रात पार्क के बेंच पे बिताना चाहेंगे, वो कहेंगे वाई, हम क्यों बिताना चाहेंगे, हमारे पास तो अपना घर है, सब कुछ है। तो फिर आप उससे पूछेंगे कि आपने क्यों बिताई, तो वो कहेगा मजबूर है, कहीं और जगह ही नहीं है, कहीं सड़क के किनारे गाड़ी चढ़ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर सोने को मजबूर हैं। तो कुछ लोग आपको यकायक ही ये ज्ञान बांटते मिलेंगे, इन्हें सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। हर गली नुक्कड़, पान की दुकान, चाय की टपरियों बैठे रहते हैं सारा दिन और आपको समझाएंगे, ज़्यादा दिल पे ना लिया कर, कुछ होना जाना नहीं इस समाज का, इस देश का, ये लोग सुधरना ही नहीं चाहते। अभी कल की बात है, ये मोदी सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, इतना सरकार पैसा खर्चती है, ये लोग जाके स्किल लेते ही नहीं यार। अब क्या करें, जान दे दें इनके लिए। मुद्दे की बात यह है कि जिस चीज़ से उनका लाभ हो रहा है वो क्यों मना करेंगे उस चीज़ को करने से, हमें ये सोचना चाहिए। सवाल बनता है, अब स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आप उन्हें रेडियो बनाना सिखा रहे हैं कि रेडियो रिपेयर कैसे करना है, उनको सोल्डरिंग आयरन का नहीं पता, उनको ट्रांजिस्टर शब्द नहीं पता, उनको पता नहीं कि रेडियो लेकर के बैठना क्या है, क्या करना है, रेडियो क्या है। तो जब उनको पता है कि हम उस प्रक्रिया में सिवाय ह्यूमिलिएट होने के और कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, तो वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। दूसरा, वो 4 दिहाड़ी लगा के वहाँ जाएंगे, इतने में तो उनका परिवार ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो आधी दिहाड़ी इतनी ज़रूरी है कि वो दिन में 2-2 बार पैरासीटामोल की गोली खा करके रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से दिहाड़ी छोड़ ही नहीं सकते। और हम उनसे कह रहे हैं कि अरे भाई, गेंदे के फूल गेट पे लगा के सेंटर खोला है, ITI कॉलेज को ईयर मार्क किया गया है आपके लिए, आइए ना, स्किल डेवलपमेंट करिए ना। वो वहाँ आकर कह रहे हैं कि बाबूजी स्किल तो कर लिया डेवलप, चलो आ भी गए 4 दिन किसी तरह दिहाड़ी मार के, काम नहीं मिल रहा कहीं पे, काम कहाँ पे, कौन हमें रखेगा। हमारे कंपैरेटिवली एक स्किल्ड पर्सन
वो ज़्यादा नॉलेजफुल है, उसको लोग रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग आपको ये ज्ञान जरूर देते मिलेंगे कि भाई इनका हो नहीं कुछ सकता क्योंकि ये सुधरना चाहते ही नहीं, इनके लिए योजनाएं बहुत सी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर कट है कि सोशल एक्सक्लूजन वॉलेंटरली नहीं होता, वॉलेंटरली नहीं होता, ये इनवॉलेंटियर प्रोसेस है। जिसको आप एक्सक्लूड कर रहे हैं ये उसकी इच्छाओं के विरुद्ध ही होता है। आई बात समझ में? इसमें आप उस पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ बहुत सारे हैंडीकैप जोड़ देते हैं। जैसे शुरुआती तौर की अगर हम बात करें, कोई भी कास्ट हो सकती है यहाँ पर, कोई भी ट्राइब हो सकती है यहाँ पर, और ये एक लार्जर स्केल फिनोमेना है, सोसाइटी के लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है और बहुत सारे फैक्टर इसमें योगदान है जो मैंने अभी सारे समझाए थे फैक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारा कुछ। तो ये एक सोसाइटी के स्केल पर होने वाली चीज़ है और सोसाइटी के स्केल पर इसे करवाने वाली संस्थाएं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो परिवार हों या जाति हों या फिर आदिवासी समाज है या कुछ भी है। ये सभी सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सोशल लेवल पर बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ के साथ ऐसा डेलिब्रेटली करवाया जाता है। उसका आधार जेंडर हो सकता है, तो हो सकता है फीमेल एक्सक्लूडेड हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति एक्सक्लूडेड हो, फीमेल एक्सक्लूडेड हो। जैसे आज भी आप ये देख सकते हैं, आपके घरों का एक जो नॉर्मल सा ट्रेंड नज़र आएगा वो ये होगा कि अमूमन घर के मेल मेंबर्स के पास तो बैंक अकाउंट होगा, शायद फीमेल मेंबर्स के पास ना हो। आज भी आप देखें, आपको अपने घरों में ही ये चीज़ ऑब्जर्व हो जाएगी। आपकी माताओं को देख लें या किसी को भी, उनका अकाउंट शायद ना भी हो, बड़ी अच्छी बात है, पर शायद ना भी हो। लेकिन अगर घर में किसी का अकाउंट है, ये तय है वो मेल का होगा। सपोज करो, सवाल करो कि घर में एक ही अकाउंट है, तो ये तय है फिर वो मेल का होगा। ये किस चीज़ को बताया जा रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में एक ग्रुप को एक्सक्लूडेड रखा गया। अब बैंक अकाउंट ही नहीं, क्योंकि सवाल यहाँ पे बनता है कि भाई बैंक पैसा ही नहीं उनके पास, और उनके पास पैसा क्यों नहीं? वो कमाती ही नहीं होते, घर पे रहती हैं, और जब घर पे रहती हैं तो पैसा ही नहीं कमाती हैं और पैसे से सारे काम होते हैं, तो फिर उनका तो कोई परिवार में योगदान ही नहीं बन, समाज में योगदान ही नहीं, फिर कोई बुक्कत ही नहीं, तो फिर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं। तो एक एक रुपये के लिए उनको किसी की तरफ देखना है, ऐसा समाज बन जाता है। हर घर में ऐसा है, बिल्कुल मैं नहीं मानता, पर ऐसा समाज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ समाज यदि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे कि भाई उनकी भी पूरी भूमिका है परिवार में, समाज में, हम सबके विकास में, फिर कोई समस्या की कारण नहीं। बैंक अकाउंट है या नहीं है, फिर कोई समस्या का कारण नहीं, वो फाइनेंशियली फुली सिक्योर ही होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर समाज में ये लिंग के आधार पर होता है, इसलिए अगर हम डिप्राइव्ड सेक्शन को देखेंगे तो फीमेल ज़्यादा डिप्राइव्ड है एज़ कम्पेयर टू मेल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करने को लेकर के। ये एक तरीका है एक्सक्लूजन का, ये एक एक्सप्रेशन भी है एक्सक्लूजन का। फिर वही कारण शिक्षा में भी हुआ, तो फिर जेंडर के हिसाब से आप देख लीजिए, जेंडर के हिसाब से अगर कोई एक्सक्लूडेड है तो कौन है? फीमेल एक्सक्लूडेड है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हुआ। फिर यही कारण सोशल सिक्योरिटी में भी हुआ। इंश्योरेंस भी अगर किसी की होगी तो आप देख लेना, फिर फीमेल ही एक्सक्लूडेड होगी, इसमें भी मेल फिर सिक्योर कर दिया जाएगा। या फीमेल का चलो अब तो उसका दिल भी बड़ा है, चलो ईश्वर ने दिया है, फिर माहौल बना करके उसको फीलिंग भी ऐसी दे दी जाती है। अगर ये बताया जाए कि इतने कई पैसे हैं और एक इंश्योरेंस हो सकती है, वो खुद कहेंगे कि अपने पापा ही करवा दो, वो बाहर अंदर जाते हैं, उनका ज़रूरी है, मेरा क्या है, मुझे कुछ नहीं होना। तो भी फिर वो उन्हीं की होगी। आई बात समझ में? तो वहाँ पर भी वही एक्सक्लूडेड रहेंगी। एजुकेशन, हाउसिंग में आप बात कर लें, आज पता लगा है पूरे भारत भर में महिलाओं के नाम पे कितने घर हैं और मर्दों के नाम पर कितने घर हैं। तो यहाँ पर भी फिर आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा कि फिर वहाँ पर भी वही एक्सक्लूडेड होंगी। तो ये देखिए कि जाति के आधार पर वही हैं जो आउटकास्ट हैं और जो शूद्र हैं वो एक्सक्लूडेड हैं बहुत सारे एक्सेस से। फिर लिंग के आधार पर आपको महिलाएं एक्सक्लूडेड नज़र आ रही हैं। फिर धर्म के आधार पर मैं गारंटी करता हूँ माइनॉरिटीज़ एक्सक्लूडेड होती हैं। भाषा के आधार पर भी आप देखेंगे कि मेजॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप्स जो हैं उनका एक्सेस तो बहुत सी उनके ही भाषाओं में लिटरेचर होगी, मूवीज़ होंगी। फिर जिन भाषाओं में लिटरेचर और मूवी है, फिर उसी से जुड़ा हुआ कस्टम, कल्चर, मैनर भी मूवीज़ में ज़्यादा फ्लॉन्ट होगा, ज़्यादा दिखेगा। फिर उनके ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये सपोज़ कीजिए कि हिंदी लैंग्वेज है,
वो मान लीजिए कि एक डोमिनेंट लैंग्वेज हो गई, सपोज कीजिए। फिर ये नियम ही बन जाएगा कि उसी लैंग्वेज में सिनेमा होगा, सीरियल्स होंगे, एंटरटेनमेंट, लिटरेचर। फिर जब उस लैंग्वेज में हैं तो फिर उसी लैंग्वेज ग्रुप से जुड़ा हुआ कस्टम, कल्चर, मैनर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा इन पर्दों पर। जैसे चाहे पंचतंत्र है, रामायण है, महाभारत है, श्री कृष्ण है या कुछ भी है, तो फिर इसकी कॉन्टीन्यूटी के चांसेस बढ़ जाएंगे हज़ारों हज़ारों वर्षों तक। तो फिर वो धर्म विशेष, वो वर्ग विशेष, वो विचार विशेष, वो भाषा विशेष की कॉन्टीन्यूटी बहुत हो जाएगी। और दूसरी भाषाएं, उनसे जुड़ी संस्कृति, उनसे जुड़ा लिटरेचर, वो विलुप्त होते नज़र आएंगे धीरे धीरे। जैसे कि तेज़ी से इसी ब्राह्मणिकल समाज, इसी हिंदू समाज में तेज़ी से पतन हुआ है यदि तो संस्कृत का, तो आज बहुत तीव्र गति से वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, एकदम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन स्टेजेस में है। तो फिर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी एक्सटिंक्ट होती नज़र आ रही हैं, इंस्टीट्यूशंस भी एक्सटिंक्ट होते नज़र आ रहे हैं, वो ग्रुप्स भी एक्सटिंक्ट होते नज़र आएंगे। तो इस तरह से भाषा का पतन बहुत सारी चीज़ों का पतन करा जाता है, ये बड़ी चीज़ है। आई बात समझ में? और भाषा का जीवित रहना बहुत सारी चीज़ों को कॉन्टीन्यूटी प्रदान कर जाता है। तो भाषा के आधार पर एक्सक्लूजन नज़र आ जाएगा, क्षेत्र के आधार पर एक्सक्लूजन नज़र आ जाएगा। जैसे बहुत सी सुविधाएं शहरी क्षेत्र को एक्सेस में होंगी, ग्रामीण क्षेत्र को एक्सेस में नहीं होंगी। इससे तेज़ी से लोग गाँव से शहरों की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे गाँव एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, शहर ही अस्तित्व में रह जाएंगे। या गाँव में भी शहरीपन अर्बनिज़म एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों का एक्सक्लूजन होता चला जाता है, चाहे क्षेत्र के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, यह एक्सक्लूजन की प्रक्रिया चलती रहती है। और इसके तहत वो ग्रुप धीरे 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 पिछड़ते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। एक्सक्लूजन भारत में रहा हमेशा से ही, ऐसा नहीं था कि एक्सक्लूजन अचानक से अंग्रेज़ों के ही समय में आया। एक्सक्लूजन भारत में हमेशा से था और उसके लिए ज़िम्मेदार वो संस्थाएं हमने पढ़ी, वो भारत में हमेशा से थी। लेकिन इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई, वो कैसे? सुनिए ध्यान से। भारत में जो ग्रुप्स अब तक एक्सक्लूजन नहीं झेल रहे थे, अंग्रेज़ों के आने के बाद एक परिस्थिति ये बनी कि अब उन्हें भी एक्सक्लूजन झेलना पड़ गया। यानी कि इंडिया के जो प्रिविलेज्ड सेक्शन थे उनको कौन ही एक्सक्लूड करेगा। लेकिन जब रेशियली उनसे भी सुपीरियर कोई भारत में आ गया, जब एजुकेशनली उनसे भी सुपीरियर कोई आ गया, जो उन्हें ऑल कंप्लीटली सारे इंडियंस को एक ही टैगलाइन देके इन्फीरियर मान रहा है, सिविलाइजेशन को इन्फीरियर मान रहा है, लैंग्वेज को इन्फीरियर मान रहा है, लिटरेचर को इन्फीरियर मान रहा है, तो वो नेचुरली फिर सबसे ही सुपीरियर है। तो जब इनको पहली बार एक सुपीरियर ने आकर के रूल करना शुरू किया, तो इनको उनके हाथों एक्सक्लूजन का वो जो दंश भुगतना पड़ा, तब ये विचलित हो उठे। तब इनको फील हुआ कि ये क्या है। चाहे वो ज़मींदार हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हुआ है, शिक्षित वर्ग हुए हैं, इनका एक्सक्लूजन ब्रिटिशर्स के हाथों होने लगा। ये विचलित भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के शासनकाल में परिस्थितियां ऐसे बनी कि ये नई पद्धतियों को एक्सपोज भी हुए। चाहे वो डेमोक्रेसी के सिद्धांत थे, लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रेटर्निटी के, फ्रीडम के सिद्धांत थे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, संविधान के सिद्धांत हुए, चाहे वो रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बात हुई, चाहे वो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हुई। तो एक तरफ ये ब्रिटिशर्स के हाथों एक्सक्लूड फील कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये इन खुले विचारों को, नए विश्व के नए विचारों को, नई राजनीतिक संस्थाओं को देख भी पा रहे थे अंग्रेजों के ही शासन के कारण। इसकी वजह से इनके पास एक कंस्ट्रक्टिव वॉइस हुई, इनके पास एक कंस्ट्रक्टिव पाथ हुआ, एक प्लेटफॉर्म मिला डेमोन्स्ट्रेशंस का, प्रोटेस्ट का, और तरीके से लड़ाई, पिटीशंस के वाया, प्लीज़ के वाया लड़ने का। तो इन्होंने फिर अंग्रेज़ों से ही अधिकार मांगने शुरू किए कि हमें सिविल राइट्स होने चाहिए, हमें समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। यदि आपकी की प्रजा ब्रिटेन में है और आप ही की प्रजा भारत में भी है, तो फिर उनमें भेद नहीं हो सकता। जो अधिकार आपने अपने नागरिकों को ब्रिटेन में दिए हैं, वही अधिकार आप हमें भी यहाँ पर दीजिए। तो हमें शिक्षा दीजिए। तो इन्होंने शिक्षा मांगी, इन्होंने प्रेस की आज़ादी मांगी कि हमें लिखने की आज़ादी दो, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस शुरुआत हुई। इन्होंने शिक्षा की आज़ादी मांगी, इन्होंने स्कूल्स मांगे, कॉलेजेस मांगे, इन्होंने संगठित रोज़गार मांगा।